नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और बुलेटिन में सबसे पहले बात करने वाले हैं हरियाणा की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ कर दी है, लेकिन किरण चौधरी का यह बयान उनकी पार्टी को रास नहीं आ रहा। किरण चौधरी अपनों के निशाने पर आ गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने किरण चौधरी को इस साफगोई के लिए शुक्रिया कहा है। हरियाणा सरकार बेहतरीन काम कर रही है और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक ईमानदार व्यक्ति हैं। कोई अपना ये बातें कहे तो शायद अचरज नहीं हो, लेकिन ये बयान आया है विपक्षी खेमे से, जिस पर सियासी घमासान मच गया है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक ईमानदार व्यक्ति बताया है, जिसके बाद वो अपनों के ही निशाने पर आ गई हैं। I can only look at him as on a personal level and I think he's a honest man. अब ये तो मुझे नहीं मालूम, सीएम साहब को भी उनको ही ज्यादा मालूम होगा। हम तो बाहर से देख सकते हैं, बाहर से ही हम लोग तो देख सकते हैं। देखो अंदर का क्या है क्या नहीं है, पर जो बातें फिल्टर होकर आती हैं वो यही है कि क्या कहते हैं, थिंग्स आर नॉट ऑल वेल, अदरवाइज क्या कहते हैं, ही वुड हैव बीन इन द सैडल एंड डन हिज वर्क। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी साफगोई से इस मुद्दे पर हरियाणा कांग्रेस में शुरू हुए घमासान पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर उनके नाम पर कांग्रेस में घमासान हो रहा है तो वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। कोई किसी प्रकार का घमासान करे, कम से कम मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने एक कम से कम हमारे बारे में कुछ नहीं कहा, वो अपने आप कुछ भी घमासान करते रहे, उसके बारे में मेरे पास तो कोई उसका हल नहीं है। क्या करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी ईमानदारी और सख्ती के लिए अपनी पार्टी में तो जाने ही जाते हैं, लेकिन अब विपक्ष ने भी अगर ऐसा मान लिया है तो फिर कहा जा सकता है कि इस सरकार में कुछ तो बात जरूर है। कमरजीत सिंह विर्क, जी मीडिया, करनाल। और अब बात करते हैं गुरुग्राम को मिली सौगात की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम को फ्री वाईफाई की सौगात दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्रीन गुरुग्राम अभियान की शुरुआत कर दी है। वहीं फ्री वाईफाई की सुविधा मिलने से गुरुग्राम के लोगों में काफी खुशी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम को फ्री वाईफाई की सौगात दी है। इस योजना के तहत अब गुरुग्राम के लोग फ्री वाईफाई की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं एयरटेल का, जहाँ वाईफाई के इस अभियान को उन्होंने 4 स्थानों से एक साथ शुरू किया है और भी 4 स्थानों ने आगे के लिए स्पेसिफाई किए हैं कि जिस पे जल्दी वाईफाई वो फ्री शुरू कर देंगे। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही गुरुग्राम को ग्रीन एंड क्लीन सिटी बनाने का अभियान भी शुरू किया। मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत एक पौधा लगाकर की। इस दौरान सीएम ने पूरे हरियाणा में स्वच्छ भारत अभियान के तहत 1 नवंबर से हर गांव और वार्ड में प्रतियोगिता के आयोजन का भी ऐलान किया। जो ग्रीन गुड़गांव का जो एक इनिशिएटिव लिया गया है बहुत ही सराहनीय है। मैं ऐसा आह्वान करता हूं हरियाणा की जनता को कि वो सभी लोग अपने अपने घर में, अपने गली में, मोहल्ले में, सड़क पर, खाली जगह जहां भी उनको उचित मिलती है पेड़ लगाएं और उस पेड़ को जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसका पालन भी करें। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, सोहना से बीजेपी विधायक तेजपाल तंवर के साथ ही कंपनी के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं फ्री वाईफाई की सुविधा मिलने से गुरुग्राम के लोगों में खुशी है। गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश में रह रही 2 विदेशी बहुओं की जो संकट में थी, सरकार से मदद चाहती थी। बात विदेश मंत्रालय तक पहुंची और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बिना देरी किए दोनों बहुओं की समस्या दूर कर दी। क्या थी परेशानी, ये खास रिपोर्ट देखिए। सुषमा सूरज को बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो एकदम तुरंत एक्शन ले लिया। I didn't expect that our case was so like popular, so and I'm really thankful those people who helped us. देश के 2 हिस्सों से आई इन दोनों आवाजों का सुर एक जैसा है। अलग अलग देशों की ये दोनों महिलाएं
देश की विदेश मंत्री को तहे दिल से धन्यवाद कह रही हैं। सवाल ये है कि आखिर इन दोनों की कहानी क्या है और विदेश मंत्री ने इनकी क्या मदद की। तो हम आपको सिलसिलेवार पूरा वाकया बताते हैं। शुरू करते हैं बोल्गा की कहानी से। वो रशियन है, लेकिन अब भारत की बहू है और यूपी के आगरा में अपने पति और 3 साल की मासूम बेटी के साथ रहती है। बोल्गा पिछले शनिवार से ही अपने ससुराल के बाहर भूख हड़ताल पर बैठी है। सास और ननंद ने न सिर्फ बोल्गा बल्कि उसके पति और बेटी को भी घर से निकाल दिया, लेकिन बोल्गा ने घर की चौखट पर ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये हमारी सास जो है वो हमको रहने के लिए जगह नहीं दे रही है, बिल्कुल भी हमसे लड़ाई झगड़ा करती है। तो हम यही कदम उठाया है कि हम यहाँ पे बैठ के हमारा कुछ फैसला हो जाएगा, क्योंकि प्यार से वो नहीं हो रहा है। विदेशी लड़की से दहेज की मांग करने वाली सास और बहू के सितम सहने वाली बोल्गा ने अपना दर्द विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बताया। फिर क्या था, सुषमा स्वराज ने इस मामले में ट्वीट कर सीएम अखिलेश यादव को कार्रवाई के लिए कहा। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और आगरा पुलिस ने इस मामले में सास और ननंद समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ दहेज की धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया। साथ ही ओल्गा को उसके घर में जगह दिलाई गई। प्यार में 7 समंदर पार कर हरियाणा के फतेहाबाद आई जहना को अब वापस अपने देश कजाकिस्तान नहीं जाना पड़ेगा। 21 दिन बाद उसका वीजा खत्म होने वाला था। जब से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर वीजा बढ़ाने में मदद का भरोसा दिया है, तब से ये पूरा परिवार बेहद खुश है। I'm very excited. I'm very happy. I don't know. It's kind of unbelievable. Such a big person helps us, and I feel very very happy. जहना का टूरिस्ट वीजा 1 अगस्त को खत्म हो रहा था और भाग दौड़ के बाद इसके बढ़ने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अखबारों के जरिए इसकी जानकारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तक पहुंची। तब सुषमा ने ट्वीट कर जहना के वीजा एक्सटेंशन का भरोसा दिलाया। उसके बाद से ये परिवार विदेश मंत्री का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहा है। हम वीजा बनवाने के लिए एसपी ऑफिस गए, इधर उधर चक्कर काट लिए, लेकिन वो भी बोले कि हम एक्सटेंड नहीं कर सकते वीजा। तो अब जैसे ही सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया है, हम उसका बहुत बहुत आभारी हैं और हमें अभी उम्मीद जगी है कि हमारा वीजा एक्सटेंड हो जाएगा। जहाना 29 मई को हरियाणा आई थी। पिछले साल 2 जून को टोहाना के विश्वकर्मा मंदिर में टीनू से उसकी हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी हुई। तब से जहना न सिर्फ पूरी तरह हरियाणवी संस्कृति में रच बस गई है, बल्कि पूरे गांव की लाडली भी बन गई है। आगरा से विवेक पाठक के साथ धर्मेंद्र गोस्वामी, जी मीडिया, फतेहाबाद। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पूर्व अलगाववादी के बेटे जुनैद कुरैशी के मुताबिक अलगाववादी कश्मीर के युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं बुरहान जैसा युवा डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक हो सकता था, लेकिन अलगाववादियों ने उसके हाथों में बंदूक थमा दी। सवाल यह है कि इस हकीकत को कश्मीर के भटके युवा क्यों नहीं समझते। जिस गिलानी के इशारे पर कश्मीर में 2 दिनों से हिंसा हो रही है, उस गिलानी के अलगाववाद की असलियत क्या कश्मीरी युवा नहीं जानते। बुढ़ापा हावी है, फिर भी भारत विरोधी हरकतें जारी हैं। कश्मीर के अलगाववादी नेताओं में सैयद अली शाह गिलानी का नाम सबसे आगे है। सैयद गिलानी जैसे अलगाववादी नेता घाटी में युवाओं को बरगलाकर आतंकी बनाने में उस्ताद हैं। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की खिलाफत और पाकिस्तान से मोहब्बत गिलानी की पुरानी आदत है। गिलानी की बातों में आकर पुलिस पर पत्थर बरसाने वाले और आतंकवाद की राह पकड़ने वाले युवाओं को समझना होगा कि गिलानी जैसे अलगाववादी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गिलानी एक तरफ कश्मीरी युवाओं को कश्मीर में हिंसा करने के लिए उकसाते हैं और दूसरी ओर अपने परिवार को महफूज रखते हैं। 1972, 1977, 1987 में विधायक रह चुके गिलानी के 2 बेटे
और 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी और बड़े बेटे नईम ने पाकिस्तान के रावलपिंडी से डॉक्टरी की पढ़ाई की। दोनों डॉक्टर हैं। जबकि छोटा बेटा नई दिल्ली में रहता है और गिलानी की छोटी बेटी फरहत सऊदी अरब के जेद्दाह में रहती है। फरहत जेद्दाह में टीचर है। यानी गिलानी के बेटे बेटियां डॉक्टर और टीचर हैं, जबकि कश्मीरी युवाओं को गिलानी आतंकी बनाने में जुटे हैं। गिलानी की इसी सोच को कश्मीरी युवक जितनी जल्दी समझ जाएं, उनके भविष्य के लिए और कश्मीर के लिए उतना ही बेहतर है। जो लोग मेरे देश को बांटने का काम कर रहे हैं या मेरे देश पर उनकी निगाहें जो गलत निगाहें आ गई हैं, ये मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ। मगर अफसोस इस बात का भी है कि आज उस आज़ादी पर कुछ गलत निगाहें भी आ गई हैं जो हमारी कंट्री के अंदर की हैं, जिसमें एक ऐसे संगठन हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं और जो कहीं ना कहीं नौजवानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा अलगाववादी कश्मीरियों की। मैं पूछना चाहूँगा जितने भी मैक्सिमम जिनको मैंने नाम सुना है या जिनको कभी मैंने भाषण देते सुना है, उन अलगाववादी नेताओं की जिनकी पीढ़ियाँ जो हैं इसमें गुजर गईं, मैंने ये देखा है कि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, और उनकी शादियाँ विदेशी लड़कियों से होती हैं। और ये मेरे कश्मीर का जो नौजवान है, जो हैंड टू माउथ है, जिसको रोज़गार नहीं है, जिसके पास रोटी नहीं है, जिसके पास छत नहीं है, वो इन अलगाववादियों के बहकावे में आकर उसको कोई रोज़गार ना होने की वजह से वो इनकी शरारतपूर्ण मामलों में आ जाता है, और जिसको लालच दिया जाता है कि तुम्हें दौलत भी मिलेगी और आखिर में जन्नत भी मिलेगी। गिलानी की तरह मीरवाइज उमर फारूक भी कश्मीर के अलगाववादी नेता हैं। मीरवाइज उमर फारूक की बहन राबिया फारूक अमेरिका में रहती है और डॉक्टर हैं। मीरवाइज ने अमेरिका में रहने वाली कश्मीरी मूल की युवती शिबा मसूदी से शादी की। मीरवाइज की पत्नी साल 2001 में कश्मीर आ गई। मीरवाइज की 2 बेटियां हैं और मीरवाइज अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए विदेश भेजने की तैयारी में है। यानी अपने बच्चों के लिए अलगाववादी नेता सुरक्षित जगह और अच्छी तालीम देने में जुटे हैं और कश्मीरी युवाओं को सही राह दिखाने के बजाय गुमराह कर रहे हैं। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। और अब रेलवे की एक पहल की बात कर लेते हैं। रेलवे ने अब पानी का मोल समझ लिया है और अब उसे बचाने की कोशिश हो रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाया है, जिससे हर रोज 75,000 लीटर पानी बचाया जाएगा। ट्रेनों की साफ सफाई में लाखों लीटर पानी रोज बर्बाद होकर नालों में बह जाता है, जो किसी काम नहीं आता। लेकिन अब इस पानी को वापस काम में लाने की तैयारी हो रही है। जयपुर के उत्तर पश्चिमी रेलवे के कोच केयर कॉम्प्लेक्स में रिसाइकलिंग प्लांट लगाया गया है। यहाँ ट्रेनों को साफ करने में रोज खर्च होने वाले 1 लाख लीटर पानी को साफ किया जाता है, फिर उसे दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है, जिससे करीब 75,000 लीटर पानी बचाया जा सके। आप ये देख सकते हैं, जिस प्लांट में हम लोग खड़े हैं, ये कोच कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल पास में बनाया गया है। इस प्लांट में जो गाड़ियों की वॉशिंग का गंदा पानी आता है, वो गंदा पानी सबसे पहले इसके फर्स्ट स्टेप पे पहुंचता है। यहाँ पे ये जो 1 लाख लीटर पानी जो रोज़ कंज्यूम रेलवे करता है, ये यहाँ रिसाइकिल होगा और रिसाइकिल होकर आपके सामने ये जो पानी इस टैंक में गिर रहा है, ये बिल्कुल साफ पानी है। ट्रीटमेंट प्लांट की 1 लाख लीटर पानी को साफ करने की क्षमता है। प्लांट में मल्टी गेट फिल्टर और एक्टिव कार्बन फिल्टर के जरिए गंदे पानी को साफ किया जाता है। वहीं ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन की डोजिंग भी की जाती है। ब्रिसानिजिया कंपनी इस ट्रीटमेंट प्लांट की 5 साल तक देखरेख करेगी। मल्टी गेट फिल्टर, इसके अंदर मीडिया होता है सर, कई तरह का मीडिया होता है, पेबल्स होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं। तो हम लोग इसके अंदर डोजिंग भी करते हैं, LM की डोजिंग करते हैं, क्लोरीन की डोजिंग करते हैं। जो पानी के अंदर जो इम्प्यूरिटी होती है, बैक्टीरिया होता है, उसको खत्म करके उस पानी को क्लियर करता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे आने वाले समय में कोच केयर कॉम्प्लेक्स में एक ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट भी लगाने वाला है, जिससे ट्रेनों की साफ सफाई अच्छे ढंग से हो सकेगी। जो हमारी प्राइमरी वाटर की जो रिक्वायरमेंट है, उसमें उल्लेखनीय सुधार होगा। करीब 75% जो पानी है हम रिसाइकिल्ड वाटर यूज़ करेंगे। तो अभी जो हमारी 1 लाख लीटर पर डे की रिक्वायरमेंट थी, वो घट के 25,000 लीटर पानी की रह जाएगी। पानी की हर एक बूंद की अहमियत रेलवे ने समझ ली है। अब रेलवे ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ साथ अपने यहाँ 500 किलोवाट का सोलर प्लांट भी लगाया है।
जिससे आने वाले समय में पानी के साथ साथ बिजली की भी बचत होगी। संजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर। हाई अब आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे जांबाज जवानों से जिन्होंने शारीरिक तौर पर अक्षम होते हुए भी एक अनोखी मिसाल पेश की है। ये जाबाज मिसाल है कि अगर दिल में जज्बा हो और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकती, और ये जवान इसी बात को साबित भी कर रहे हैं। तस्वीरें हैं इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर भानु चंडीगढ़ की, जहां बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ के करीब 120 सिपाही से लेकर कमांडेंट तक रैंक के अधिकारी बैडमिंटन, स्विमिंग, साइकिलिंग जैसे खेलों में गर्मी के दिनों में पसीना बहा रहे हैं और लड़ाई के मैदान के बाद अब खेल के मैदान में मेडल जीतने के लिए बेताब हैं। पैर कट गया था तो मुझे लगा था मैं सर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब से संस्था से जुड़ा हूँ मैं, आयत मैं फाउंडेशन से जुड़ा हूँ, तब से मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैं तब से इस संस्था में आया हूँ, तो खुद स्विमिंग कर रहा हूँ, खूब बैडमिंटन खेल रहा हूँ, व्हील चेयर से बड़ी चल रहा है। मेरे मन में ये है कि मैं फोर्स के लिए, सीआरपीएफ के लिए कुछ कर सकूँ, जितना होगा तो मैं करने की कोशिश करूँगा। फॉर आई एम कमिंग हियर इट्स थोड़ा माइंड सेट ये बड़ा लगता है। सो आफ्टर ये कमिंग हियर वेरी गुड माइंड सेट आर प्लेइंग वेरी वेल, सो दे आर टीच मी आल्सो वेरी गुड। माय साइकिलिंग आल्सो राइडिंग इज वेरी नाइस टू बी राइडिंग द साइकिल। जब से मैं आदित्य मेहता साहब से मिला, इनका देखा, मैं भी सोचा कि मैं कर सकता हूँ कुछ, तब से मैं किया ये सब। भी लक्ष्य रखा कुछ आपने? हाँ इस सर, गेम में? जी सर, लक्ष्य रखा हूँ कि आगे तक जाऊँगा। बीएसएफ में सर्विस कर रहे सुनील कुमार यादव ने बताया कि उसकी ना ही एक बाजू है और ना ही एक टांग है। एक समय था जब लगता था कि अब जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन अभी नहीं। अब मन में एक ही विश्वास है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब वो साइकिलिंग, बैडमिंटन और स्विमिंग तीनों बड़े ही आराम से करते हैं। सुनील कुमार को उम्मीद है कि वो अपने देश का नाम जरूर रोशन करेंगे। एक टाइम था जब उस टाइम मिस हैपनिंग हुई तो उस टाइम तो बड़ा फीलिंग हुआ था, बड़ा बोरिंग लगा था कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया। बट धीरे धीरे जब मैंने एक दूसरे के साथ मेल मिलाप हुआ और एक दूसरे की अपने से मतलब नीचे वालों को देखना चाहिए, अपने जो ऊपर वालों को नहीं, तो मैंने उनको देख के और उसके माध्यम से जो मेरे साथ आज मैं इस शिविर तक पहुँच गया। मेरी प्रयास रहेगा ज़्यादा तक कि मैं कुछ न कुछ बीएसएफ के लिए जो है ना कुछ कर पाऊँ। इस मुहिम में जुटे आदित्य मेहता के मुताबिक कुल 140 जवानों का चयन हुआ था, जिनमें 120 पूरी तरह से मैदान में आने के लिए फिट हैं। इतना ही नहीं, ये लोग आने वाले समय में पैरा गेम्स में अगुवाई भी कर सकते हैं। हम लोगों ने 350 लोगों को लास्ट 6 महीने में काउंसलिंग की थी तीनों फोर्सेस से। उसमें से 140 लोग पार्टिसिपेट करने आए थे, उसमें से 30 लोग के आसपास वो क्वालिफाई नहीं हो सके उनके डिसेबिलिटी के हिसाब से। यहाँ पे क्वालिफाई होने वाले लोग थे, अराउंड 120 थे, वो लोग हम लोगों ने ये सब किया है। इनफैक्ट वी हैव अ ड्रीम टू रीच एज मेनी एज पीपल वी कैन। ऐसे कई और जवान हैं जो पहले देश के लिए जंग के मैदान में लोहा मनवा चुके हैं और अब खेल के मैदान में तिरंगे को विश्व में लहराना चाहते हैं। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात करते हैं मिशन मेडल की। कुश्ती में पहली बार भारत 98 किलो वर्ग में शामिल हो रहा है और भारत को क्वालिफाई करवाने वाला हरियाणा का खिलाड़ी है हरदीप सिंह। हरदीप ने ओलंपिक में जाने से पहले अपने छोटे से गांव से लेकर ओलंपिक तक का सफर कैसे तय किया, इसके बारे में उन्होंने खास बातचीत की है हमारे सहयोगी पंकज कपाही के साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक खास बातचीत देखिए। 98 किलो वेट के लिए हमारे साथ पहलवान हैं, इनसे बात करते हैं। सर, हरियाणा के छोटे से गांव से आप आते हैं, आज ओलंपिक तक का सफर की शुरुआत जब हुई तो कई कठिनाइयां आई होंगी, आज आप ओलंपिक जा रहे हैं। हाँ जी, शुरू में कठिनाइयां तो आती हैं जितनी, और गांव में हमारा तो जींद गांव है, जींद के पास गांव है, इतनी सुविधा नहीं है गांव में। मैं उस एरिया, उस गांव का तो एकला पहलवान हूँ और कोई पहलवान नहीं है वहाँ पे। ज़्यादा कबड्डी का शौक है, तो फिर हमारे पास, हमारे जींद के पास एक निडानी गांव है, उसमें खेल का ज़्यादा शौक और उसमें कुश्ती सीखी मैंने और यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपका पूरा गांव ही नहीं, पूरा देश अब इंतजार कर रहा है कि आप ओलंपिक में मेडल लेकर आएंगे। किस तरह से तैयारियां हैं और क्या माने कि गोल्ड इस बार जो है 98 किलो में दिल्ली इंडिया के लिए आएगा? देखो, तैयारी तो मेरा काम है, मेहनत करना और तैयारी करना। तैयारी में कोई कमी नहीं है, तैयारी अच्छी की हुई है और मेडल तो एक ही होता है, मेडल तो गोल्ड ही अच्छा होता है, तो गोल्ड ही लेके आएंगे।
मुश्किलें अभी तक क्या कुछ आई जब आपने शुरुआत की थी और अब, क्योंकि एसोसिएशन पूरी आपके साथ है, पूरी तरह से तैयारियां देखने को मिल रही हैं? हाँ जी, सभी एसोसिएशन और तैयारियों में कोई मुश्किल, अब तो कोई मुश्किल नहीं है। शुरू में तो मुश्किलें आती हैं, जैसे खुराक की भी और भी कई बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो अब पूरी तरह फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओलंपिक में मेडल आपके लिए कितना मायने रखता है? ओलंपिक में तो मेरे लिए बहुत बड़ा महत्व है, ये बहुत बड़ा मायने है, इससे ऊपर और कोई मेडल नहीं है। नर्वस हैं, खुशी है, किस तरह से अभी आप ओलंपिक में जाने वाले हैं? हाँ जी, और खुशी है जी, ये ग्रीको रोमन में पहली बारी में 98 किलो में आज तक कोई भी पहलवान क्वालिफाई नहीं किया है, तो इस बार मैं जा रहा हूँ, बहुत खुशी है।